अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपका भाई मुबारक राही। साथियों, राही इन्फॉर्मेटिव यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का पुरजोर इस्तकबाल है, खैर मकदम है, वेलकम है, स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम सभी साथी मिलकर एक साथ बैठकर सुकून के साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे। और साथियों, आज जो हम पढ़ेंगे साथियों, वो मुकम्मल मरसिया निगारी को पढ़ेंगे और मरसिया निगार को पढ़ेंगे। यानी कितने मरसिये हैं वो भी हम पढ़ेंगे और कौन कौन मरसिया निगार है इसको भी हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। इनमें से अकॉर्डिंग टू आपके सिलेबस, जो आपके सिलेबस में साथियों, वो ये है मीर अनीस। उनमें से जो सबसे अहम है, जिसके बारे में पूछा जाता है मरसिया के लिए, तो उनमें सबसे पहला जो है साथियों वो मीर अनीस है। उसके बाद मिर्जा अद्दबीर है। इन दोनों का फुली एक्सप्लेनेशन करेंगे और इसको पढ़ने की, समझने की कोशिश करेंगे। और इसी तरीके से साथियों, इनमें जो हम मुकम्मल तारीफ और इनकी हिस्ट्री और इन पे जो तनकीद हुई है वो, यानी तारीफ, तारीख, हिस्ट्री, इन तीनों चीजों को पढ़ेंगे। और मिर्जा दबीर की, मीर अनीस की मुकम्मल सवाने हयात को पढ़ेंगे। जो तमाम शुअरा किराम के जो आराओ ख्यालात हैं इन शख्सियत के बारे में, इनको भी पढ़ेंगे। इसी तरीके साथियों, मुकम्मल नज़मी व नसरी तसानीफ अगर हैं तो इनको भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है। और मुंतखब मरसियात को जरूर आज हम लेंगे ताकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी अच्छी हो और आप तैयार होकर इम्तिहान दे सकें। यह क्लास किस किस के लिए बेस है, तो आप यूं समझ लीजिए, कॉमन सी बात, अगर आप अपनी लाइफ में उर्दू से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये क्लास आपके लिए खास है। फिलहाल ये सेट एग्जाम, नेट एग्जाम और साथियों लेक्चर वालों के लिए ये क्लास खास है। आपको अगर साथियों 100% कामयाबी चाहिए तो फिर साथियों आपको यहां पर राब्ता करना होगा। इस नंबर पर अगर आप राब्ता कर लेते हैं तो आपको जो है कि एक ऑफिशियल मेंबर बना करके आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। आइए साथियों, अगर आप सभी साथी आ गए हैं लाइव, अच्छी बात है। तो सबसे पहले साथियों आप लाइक कीजिए, उसके बाद फिर आप जो है कि अपने साथियों को शेयर कीजिए जो अब तक नहीं जुड़े हैं। उसके बाद साथियों आपको फिर सब्सक्राइब भी करना है। ये 3 काम से अगर आप फारिग हो चुके हैं तो आइए मिल बैठकर एक अच्छे तरीके से हम लोग क्लास करने की कोशिश करेंगे। क्या इरादा है आप लोगों का? ठीक है। सबसे पहले साथियों हम मरसिया के बारे में पढ़ लेते हैं। जो लोग आए हैं उनका स्वागत है, लेकिन अगर आप लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं तो फिर साथियों जल्दी से इनको शेयर कर दें। जो आपके रुफाका हजरात हैं, जो आपके महबूब लोग हैं, जो जिनको उर्दू से उनसियत है, उन तक इस बात को पहुंचा दें। आइए अपने उर्दू के बारे में जानकारी हासिल करें। तो मरसिया हम पढ़ रहे हैं साथियों। मरसिया की पहली पॉइंट क्या है कि मरसिया अरबी जबान का लफ्ज है। मैंने आपको पहले भी समझाया था, मरसिया हो, कसीदा हो, नज़म हो, गजल हो, रुबाई हो, ये जितने भी शेरी इस्तिलाहात है, तमाम की जबान कौन सी है? अरबी है। यहां आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब ये मरसिया निकला कहां से है? तो ये रिसा से निकला है। कहां से निकला है? रिसा से निकला है। रिसा साथियों आहो बका को कहते हैं। रिसा किसे कहते हैं? आहो बका को, चीखो फुकार को क्या कहते हैं? रिसा कहते हैं। आइए अब आगे देखते हैं साथियों। रिसा उन अशार को कहते हैं जिनमें मरने वालों का मातम हो या मातम किया जाए। मरने के बाद जब लोग रोते हैं ना, उसी को क्या कहते हैं? आहो बका कहते हैं। गिरिया जारी भी आप कह सकते हैं, चीखो फुकार भी कहते हैं, है ना। इस तरीके से जो भी अल्फाज हो
उसे आप आहो बका कह सकते हैं। लेकिन शायर अपने शेरी अंदाज में आहो बका करता है और एक रोता है, गिरियाजारी करता है, तो उससे क्या कहते हैं? उसे मरसिया कहते हैं। इस्तिलाह में देख लेते हैं, इस्तिलाह में मरसिया बिलउमूम उस नज़म को कहते हैं, बिलउमूम से मतलब आम तौर पर, जिसमें मरने वाले की खूबियां बयान करके उसके मौत पर अफसोस किया जाए। आपने भी देखा होगा जब किसी की मौत आती है तो गांव देहात की औरतें आकर के और बहुत अच्छी थी, उन्होंने बहुत अच्छे थे और ऐसे उन्होंने ऐसे बोल के काफी एक डरामानी ख्याल के करके लोग रोते हैं। तो खैर उन सबका एक अपना अपना नजरिया होता है, लेकिन शोरा किराम जब रोते हैं तो वो एक नज़म के अंदाज में रोते हैं, ठीक है, और एक एक बात को एक नज़मी तौर पर बता करके वो पेश करते हैं, उसी को कहते हैं मरसिया। बिलखुसूस साथियों ने खास तौर पर मरसिया का अतलाक उस नज़म पर होता है जिसमें इमाम हुसैन की शहादत या उससे मुताल्लिक कोई वाक़िया गमे अंगेज पेराए में बयान किया गया हो। तो यहां तक आप लोग बात समझ गए हैं ना। मरसिया इस्तिलाह में आम तौर पर उस नज़म को कहते हैं जिसमें किसी मरने वाले की मातम मनाई जाती हो, खूबियां बता करके, ठीक है, और उन पर अफसोस भी जाहिर किया जाता हो, इससे क्या कहते हैं। लेकिन आम तौर पर जो मरसिया समझा जाता है जिनका ताल्लुक इमाम हुसैन से है। आगे बढ़ेंगे साथियों, कुछ और लाइन है मरसिया के बारे में, थोड़ा इन पर गौर कीजिएगा। मीर ज़मीर ने मरसिया की शक्ल और उसके अज्जाए तरकीबी मुतय्यन किए हैं। सवाल पूछा जाता है कि मरसिया के अज्जाए तरकीब किसने बनाई है और ये किसका देन है? तो क्या जवाब होगा आपके पास, बताइएगा। मीर ज़मीर ने मरसिये की शक्ल और उसके अज्जाए तरकीबी मुतय्यन किए हैं। सौदा ने पहली बार मुसद्दस की हैयत बोलते साथियों शक्लो सूरत हुलिया, आप शक्ल भी कह सकते हैं, सूरत भी कह सकते हैं, हुलिया भी कह सकते हैं, बनावट भी कह सकते हैं, है ना। तो सौदा ने पहली बार मुसद्दस की हैयत में मरसिया लिखा, यानी कि मुसद्दस की सूरत में, मुसद्दस की शक्ल में या मुसद्दस जैसी मरसिया लिखा और मरसिया की मुसद्दस की हैयत अता की और मरसिया को भी एक हैयत की अता नसीब हुई। आगे देखेंगे साथियों, मरसिया के अज्जाए तरकीबी कितने हैं? तो 8 है। कितने साथियों? 8 हैं। याद रहेगा आप लोगों को, मरसिया की अज्जाए तरकीबी साथियों 8 हैं। इनमें से पहला साथियों चेहरा, दूसरा है सरापा, तीसरा रुखसत और चौथा आमद, और साथियों 5वां जो है वह रिज्ज है, और साथियों इसी तरीके से जो छठा है वो साथियों जंग है, और जो शहादत है ये आपके 7वें नंबर पे है, जो बैन है ये आपके 8वें नंबर पर आएंगे। क्या कहना है आप लोगों का, जल्दी से बताइएगा। आवाज वगैरह क्लियर है, आप हमें सुन पा रहे हैं, देख भी पा रहे हैं, अभी भी क्लास स्टार्ट हुई है, और कोई परेशानी कोई दर्द समस्या हो, इतनी खामोशी अच्छी नहीं होती। आप लोग जो है कि जिंदा दिली का सबूत दीजिए, हमारा पेड मेंबर बनिए, यानी कि ऑफिशियल मेंबर बनिए, जो आपको इस नंबर पे 90459787 और 47 पर इस नंबर पे राब्ता करके बन जाना है, जहां से आपको नोट्स वगैरह और एक मुकम्मल एक फैमिली मेंबर की तरह आप तैयारी कर सकते हैं। तो साथियों ये 7 तरकीब मैंने आपको बता दी है। कसीदे की कितनी तरकीब थी? तो कसीदे की 5 तरकीब मैंने आपको बताई थी। कितनी? 5। लेकिन साथियों यहां बात कर लेते हैं किसकी? मरसिये की। तो मरसिये की कितनी है? 8 है। याद हो जाएंगे आप लोगों को। चलिए अब एक एक इन पे गौर कर लेते हैं। चेहरा, चेहरा का क्या काम है या चेहरा किसे कहते हैं, चेहरे की तारीफ क्या है? तो मरसिये का इब्तिदाई हिस्सा जिसमें तमहीद के तौर पर ऐसे मज़ामीन बयान किए जाएं जिनका मरसिये के हीरो से बराह रास्त वास्ता ना हो। यानी मरसिया का हीरो कौन होता है? मरने वाला। मरसिया का हीरो कौन होता है? मरने वाला। लेकिन तमहीदी बात में स्टार्टिंग पॉइंट में उनसे ताल्लुक ना हो, उसे चेहरा कहते हैं। आगे देखेंगे साथियों सरापा। तो सरापा उसमें हीरो का नाक, नक्शा
कदो कामत, शुजाअत, बहादुरी, नेक खोई का बयान होता है। मरने वाले का नाक कितना अच्छा था, नक्शा कितना अच्छा था, लंबा था कि छोटा था, बड़ा था, मोटा था कि दुबला था, यानी बहादुर था कि बुजदिल था, अच्छा था या बुरा था, इन सभी चीजों को बयान किया जाता है। इसको सरापा कहते हैं। इसी तरीके से साथियों रुखसत, रुखसत साथियों हीरो का मैदान जंग करने के इजाजत लेने को रुखसत कहते हैं। यूं भी समझ लीजिए कि जंग में सभी लोग जाते हैं, लेकिन जब जंग बारी बारी होती है तो अपने फैमिली मेंबर में सभी से इजाजत लेते हैं कि इजाजत दीजिए, दुआ कीजिए, मैं जा रहा हूं जंग के लिए। तो उसी चीज को क्या कहते हैं, रुखसत कहते हैं। इसको समझना बड़ा आसान है। आमद साथियों, जब हीरो की एंट्री हो जाती है उसे क्या कहते हैं, आमद। हीरो का एंट्री यानी कि मरने वाले जिसकी तारीफ कर रहे हैं, अगर वो मैदान जंग में अगर कूद गया है तो फिर उसी बात को बयान करने को आमद कहते हैं। फिर साथियों रिज्स है, अरब के आदाब जंग के मुताबिक, अपने यहाँ के नहीं, अपने यहाँ के जंग कैसे कैसे होते मालूम है, और आज के भी जंग कैसे कैसे हालात में है। आज वो दौर नहीं रहा जो आप मरसिये के तौर पर उसके क्या बोलते हैं तारीफ और तौसीफ बयान कर सकें, क्योंकि आज तो घर बैठे लोग जंग कर लेते हैं, किसी को मालूम नहीं होता, ना मरने वाले को मालूम होता है हमें मारा किस वजह से जा रहा है ना आवाम को और ना हुकूमत को पता होता है, मारने वाले मार के निकल जाते हैं। तो आज टेक्निकल का दौर है, बड़ा अजीब जमाना है, बड़ा अजीब जमाना है। अरब के आदाब जंग के मुताबिक हीरो का मुकाबला फौज को फखरिया अंदाज में अपने आबाओ अजदाद के नाम और कारनामों से वाकिफ कराना और अपनी बहादुरी और बरतरी का इजहार करना, इसी को रिज्स कहते हैं। आगे देखेंगे कुछ और पॉइंट है आपके लिए। जंग, ये हीरो का किसी पहलवान से दस्त बदस्त कभी फौज के किसी दस्त से हीरो का जंग करना। दस्त मतलब दस्ते है यहाँ पे, ठीक है। शहादत साथियों हीरो का आगाज में होना और शहीद होना, यानी कि हीरो का एंट्री होना कहां पर, जंग में, और शहीद हो जाना, इसी को शहादत कहते हैं। और साथियों बैन की बात कर लेंगे, बैन की तो हीरो की मौत पर इजहार और अंजो मलाल साथियों, ये वही चीजें हैं। लास्ट पॉइंट जो है वो क्या कहते हैं, बैन कहते हैं। तो यहां तक आप बात समझ गए होंगे। कुछ मोटी मोटी बातें हैं जो आपको याद रखना है, कुछ सवाल इनसे भी बन के आते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मरसिये को सौदा ने तशबीब से मुतारिफ कराया था, जो आगे चलकर चेहरा से मंसूब हुई। पहला मरसिया गो कुली कुतुब शाह है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। सबसे पहला मरसिया गो किसे तस्लीम किया गया है, तो ये आपके शहर दक्कन के कुली कुतुब शाह आपको याद होना चाहिए। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको दो शख्स पढ़ना है, एक मीर अनीस को पढ़ना है, दूसरा आपको दबीर को पढ़ना है। पहले मीर अनीस को पढ़ लेते हैं, फिर हम दबीर को भी पढ़ेंगे। जाना कहीं नहीं है, क्लास लंबी हो सकती है, लेकिन आपको जमकर बैठे रहना है और अपनी जिंदा दिली का सबूत देना है, ना कि सोना है। अब मीर अनीस की बात कर लेते हैं साथियों। तो मीर अनीस का असल नाम क्या है, बब्बर अली। क्या नाम है इसका, बब्बर अली, और तखल्लुस इनका अनीस है, लेकिन इब्तिदाई में इनकी तखल्लुस हजी था। क्या था, हजी। तो इनमें भी याद रखिएगा, जैसे मिर्जा गालिब के इब्तिदाई तखल्लुस क्या है, हजी है। इसी तरीके से मीर बब्बर अली की इब्तिदाई स्टार्टिंग में जो तखल्लुस था वो क्या था, हजी, याद रखिएगा। अब लेकिन जो असल तखल्लुस बना, जिससे मशहूर मारूफ हुए, वो क्या है, अनीस है। अच्छा, इसका तखल्लुस अनीस क्यों रखा गया, हजी क्यों छोड़ दिया गया, ये बातें आगे आएंगी, थोड़ा आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। असल नाम मीर बब्बर अली। अनीस फैजाबाद में 1217 हिजरी मुताबिक 1802 में पैदा हुए। बाज लोगों ने 1218 हिजरी मुताबिक 1803 भी लिखा है। तो दो कौल हैं। अब दो कौल में आपको करना कुछ भी नहीं है, आपको दोनों ही याद रखना है, आपको दोनों ही याद रखना है। 1802 भी याद रखेंगे और 1803 भी याद रखेंगे। आप अपने ऑप्शन में देख लीजिएगा, आपके ऑप्शन में 1803 भी है, 1802 है, तो आप 1803 को टिक करेंगे। यही एक ट्रिक्स होता है एग्जाम क्वालिफाई करने का।
لیکن اگر 1802 ہے 1803 نہیں ہے تو پھر یہی کریکٹ آنسر ہے. اسی طریقے سے 1803 ہے 2 نہیں ہے تو پھر یہ کریکٹ آنسر ہے. تو آپ کو یہ دونوں یاد رکھنا ہے. چلیے ساتھیو، انیس کا انتقال 29 شوال مطابق 10 دسمبر اور 1874 میں لکھنؤ کو ہوئی ہے، یعنی لکھنؤ میں ہوئی ہے. تو کیا معلوم ہوا آپ کو یہاں پر؟ وہ جو انیس ہے اس کا انتقال ہوا. اور میر انیس کا انتقال کب ہوتا ہے؟ شوال کے مہینے میں اور 29 شوال کو، جس کی اگر انگریزی تاریخ کی بات کر لیں تو 10 دسمبر 1874 میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے. کہاں پہ ہوتا ہے؟ تو لکھنؤ میں ہوتا ہے. پیدا ہوتے ہیں تو فیض آباد میں. پیدا کہاں ہو رہے ہیں؟ فیض آباد میں. وفات کہاں ہے ان کی؟ لکھنؤ میں. دونوں الگ الگ ہیں، آپ یاد رکھیں گے. انیس کے والد کا نام میر محمد مستحسن، ٹھیک ہے، خلیق، اور دادا کا نام میر غلام حسن معروف بھی. معروف بھی کا مطلب ہے جس سے یہ مشہور ہوئے. تو مشہور کس سے ہوئے؟ میر حسن سے مشہور ہوئے ہیں. اور میر حسن صاحب مشہور کس بات سے ہیں؟ تو سحر البیان سے ہے نا. سحر البیان، مثنوی سحر البیان آپ نے پڑھی ہے کہ نہیں؟ پڑھائیں گے بھی، آپ کے سلیبس میں ہے وہ. تو اس وجہ سے یہ مشہور ہیں میر حسن صاحب سحر البیان سے. اور ان کو جو مشہوریت ملی ہے، معروفیت ملی ہے، وہ سحر البیان سے ملی ہے. اور یہ شخص جو ہے کہ اس شخص کے دادا ہیں، یعنی کہ میر محمد مستحسن خلیق کے دادا کا نام میر غلام حسن ہے. آگے دیکھیں گے ساتھیوں، پر دادا کا نام میر غلام حسن زاہد تھا، جو اپنے دور کے مشہور ہج و گو شاعر تھے. انیس کے بڑے چاچا احسن خلق صاحب دیوان غزل گو شاعر تھے. چلیے آگے دیکھیں گے ساتھیوں، غزل کی طرح مرثیے میں بھی انیس کے استاد خلیق تھے. انیس کے مرثیوں پر ان کی 2 اصطلاحیں ملتی ہے. انیس نے ابتدائی تعلیم اپنے والد خلیق سے حاصل کی تھی. کس سے؟ اپنے والد سے ابتدائی تعلیم. اور اسی طرح آگے بڑھیں گے ساتھیوں، تو انیس نے فارسی اور عربی کی تعلیم میر نجف علی فیض آبادی، کیونکہ پیدا کہاں ہو رہے ہیں؟ فیض آباد میں. تو ظاہر سی بات ہے کہ اسٹارٹنگ بچہ اپنے ماں کے گھر میں رہتا ہے، تو تعلیم فیض آباد میں ہوئی ہے. اور میر نجف علی فیض آبادی مولوی حیدر علی لکھنوی سے حاصل تھی. اب یہاں فیض آباد بھی ہے اور یہاں لکھنؤ بھی ہے، آپ ان چیزوں کو بھی دھیان میں رکھیں گے. چلیے، انیس فن سپاہگری اور شہ سواری سے بھی واقفیت رکھتے تھے. انیس کی شادی 19 برس کی، کتنے برس کی؟ 19 کی. 19 برس کی عمر میں فاطمہ بیگم 1237 ہجری مطابق 1822 کے آس پاس ہوئی تھی، یعنی کہ 20 سال میں ان کی شادی ہوئی تھی. چلیے آگے دیکھیں گے ساتھیوں، میر انیس کے 3 بیٹے میر نفیس، میر جلیس اور میر سلیس، اور 2 بیٹیاں تھی. یہ کچھ چیزیں ہیں جو یاد رکھنے کی ہیں، یہ چیزیں پوچھا کم جاتا ہے. انیس کو عمدہ کتابیں رکھنے اور پڑھنے اور کبوتر اور بلی پالنے کا شوق تھا. مجھے بتائیے کتا پالنے کا شوق کس کو تھا؟ کتا پالنے کا شوق کس کو تھا؟ یہ آپ لوگ پڑھ چکے ہیں. تو انیس کو عمدہ کتابیں پڑھنے اور کبوتر پالنے کا شوق تھا. انیس نے اپنی شاعری کا آغاز غزل گوئی سے کیا تھا. یہ بھی ساتھیوں یاد رکھنے والی بات ہے، انیس مرثیہ نگار بعد میں ہے، پہلے یہ غزل گو شاعر تھے. والد میر مستحسن خلیق کے کہنے پر مرثیہ کی طرف متوجہ ہوئے تھے. اور کیوں ہوئے تھے وہ بات بھی آپ دیکھیے گا کہ میر انیس نے اپنی پہلی غزل والد خلیق کے کہنے پر ناسک کو دکھائی تھی، ٹھیک ہے. اور انیس نے ایک مرثیہ میں خدا سے دعا کی تھی کہ مجھے ایسی مہارت عطا فرما کہ خون برستا نظر آئے جو دکھاؤں صفے جنگ. اور کیا ہوتا ہے کہ دعا بھی قبول ہو جاتی ہے. اور انیس جو واقعہ بیان کیا ہے اس کی وہ تصویر کھینچ دی ہے. یہ کچھ لائننگ ہے، اس کو آپ کو سمجھنا بھی ہے اور پڑھنا بھی ہے، جہاں ایکسپلینیشن کرنے کے لیے کچھ باقی رہا نہیں. میر انیس ساتھیوں
1231 या 1232 हिजरी में 13 या 14 साल, कितने 13 या फिर 14 साल की उम्र में पहला मरसिया ज़नानिये मजलिस कहाँ है, ये आपको याद रखना है। VVI समझिए इसको साथियों, ठीक है। ज़नानी मजलिस के लिए कहा था। अगली जो पॉइंट साथियों वो यूं है कि मीर अनीस ने 1237 हिजरी मुताबिक 1822 तक मुशायरों में गजल गोई की हैसियत से शिरकत की। गजल गोई, ठीक है, किसकी हैसियत से, गजल गोई की हैसियत से 22 से लेकर के 22 तक, अच्छा 22 में इनकी शादी भी हो जाती है, 22 तक मुशायरों में गजल गोई की हैसियत से शिरकत की है। आगे देखेंगे साथियों, उर्दू शायरी में सबसे ज्यादा अल्फाज और मुहावरात अनीस ने इस्तेमाल किए हैं। तो यह सवाल पूछा जा सकता है कि अपने अपने शायरी में सबसे ज्यादा मुहावरात अल्फाज इस्तेमाल करने वाले शायर हैं मीर अनीस, मिर्जा दबीर, हाली और इसी तरह से अल्लामा इकबाल। ये 4 नाम दे दिए जाएंगे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप याद रखेंगे इस शख्सियत को। अनीस पहले हजी तखल्लुस करते थे, मैंने आपको बताया ना भी आपको ऊपर। नासिख के कहने पर 1231 हिजरी में अगर बात कर ले अंग्रेजी तो 1816 ईस्वी में अनीस ने तखल्लुस इख्तियार कर लिया। अनीस यानी मीर अनीस ने, बब्बर अली ने अपना तखल्लुस अनीस इख्तियार कर लिया था। आइए, अनीस ने फैजाबाद के एक रईस मिर्जा सैदू के यहाँ मजलिस में पहले पहल अपना कहा हुआ सलाम सुनाया। कहा हुआ सलाम सुनाया। तो सब सवाल पूछा जाता है कि मीर अनीस ने सबसे पहले अपना सलाम कहाँ सुनाया है, तो ये मिर्जा सैदू के यहाँ मजलिस में सुनाया था। अनीस ने साथियों, अनीस 1237 हिजरी में मिर्जा सैदू के यहाँ 200 रुपए, कितने 200 रुपए सालाना मजालिस पढ़ने पर मुकर्रर हुए थे। ये भी आप याद रखेंगे। चलिए अब कुछ ये भी लाइनिंग आपको याद रखनी है कि अनीस कम खुराक थे, यानी कम खाते थे। इंतकाल के 10-12 बरस पहले ही से हाजमे की शिकायत की वजह से रात में अनीस खाना नहीं खाते थे, सिर्फ चंद बादाम रगड़ कर खा लेते थे। अब बादाम कौन सी होती थी ये नहीं कह सकते, है ना, चंद बादाम खाकर सो जाया करते थे। अनीस मरसिया पढ़ने से पहले खलवत में आईने के सामने मश्क किया करते थे। आज भी वही तरीका है। आपको कहीं स्पीच देनी है, कहीं शेर व शायरी करनी है या कहीं आपको अपना परफॉर्मेंस दिखानी है तो पहले आपको मश्क करनी पड़ेगी, है ना, रियाज करना पड़ेगा। उसके लिए या तो अपने आईने के सामने खड़े होकर के कर लें या किसी को उस्ताद बना के कर लें या किसी पेड़ दरख्त को अपना गुरु मानकर ये काम आप कर सकते हैं। चलिए साथियों, मीर अनीस और मिर्जा दबीर में मासिराना ताल्लुक था, क्योंकि मासिराना मतलब एक ही जमाने की ताल्लुक है मीर अनीस में और मिर्जा दबीर में। हम असर हैं ये लोग, हम जमाने के हैं। मीर अनीस पर सबसे ज्यादा काम मसऊद हसन रिजवी अदीब ने किया है। ये भी आपको पूछा जाता है मीर अनीस के मुतालिक। अनीस ने लखनऊ में पहली मजलिस इकरामुल्लाह खान के इमाम बारे में पढ़ी थी। अनीस का मुस्तकिल कयाम लखनऊ में अमजद अली शाह के जमाने में हुआ। जल्दी से बताइएगा क्योंकि आप लोग बहुत खामोश हैं, लगता नहीं है कि आप लोग समझ पा रहे हैं या ये भी नहीं लगता कि आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि ना तो आपके सवाल आ रहे हैं ना ही आपके कमेंट्स आ रहे हैं। और लाइक शेयर आपने कितना किया है यह आप ही को मालूम है। तो फिलहाल जिंदा दिली का सबूत दीजिए, जो कहा जा रहा है वो कीजिए। आप लाइक कीजिए, है ना, फिर शेयर कीजिए, फिर आप सब्सक्राइब भी कीजिए और हमारा ऑफिशियल मेंबर भी बन जाइए। चलिए साथियों, अनीस की मुलाकात गालिब से लखनऊ में हुई थी। गाजियुद्दीन हैदर की बेगम मुबारक महल ने अनीस के लिए नस्लन बाद नस्ल
یعنی ایک کے بعد دیگر نسل جو ہے ساتھیوں 40 روپے ماہوار امام بارہ شاہ نجف میں مجلس پڑھنے کے لیے مقرر کیا تھا، اور انیس وہاں سال میں ایک مجلس پڑھتے تھے۔ ان سبھی باتوں کو دیکھ کر کے آپ کو عقائد معلوم ہو گیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ انیس ناسک کو جگت استاد کہتے ہیں، انیس ناسک کو جگت استاد، ایک ہوتا ساتھیوں جگت گرو، کیا ہوتا ہے جگت، کیا ہوتا ہے جگت گرو۔ بتائیے یہ جگت گرو کسے کہا جاتا ہے؟ کمنٹ سیکشن کھلا ہوا ہے، کیونکہ ہم نے آپ کو عادل شاہی دور بھی پڑھایا ہے، قطب شاہی دور بھی پڑھایا ہے، بہمنی دور بھی پڑھا دیا ہے، دکنیان مکمل پڑھی ہے آپ لوگوں نے، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے جگت گرو کسے کہا جاتا ہے۔ انیس کی ملاقات محمد حسین آزاد سے 1857-58 میں ہوئی تھی۔ اب 1857 یہ ہو گیا، یہاں ڈیش دے کے لکھ دیجئے 1858، تو 57-58 میں کیا ہوئی تھی؟ محمد حسین آزاد سے انیس صاحب کی ملاقات ہو گئی تھی۔ انیس سے مراد وہی انیس ہے جس کا نام ببر ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے، انیس کے مرثیے کی خصوصیت یہ ہے ساتھیوں کہ انہوں نے ہندوستانی اور سیکولر عناصر کو اپنے کلام میں جگہ دی ہے۔ میر انیس کے مرثیوں کی حیت مسدس ہے، یہ لائن پہلے بھی کلیئر ہو چکی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں ساتھیوں۔ انیس نے فیض آباد، لکھنؤ، عظیم آباد، بنارس، حیدرآباد کی مجلسوں میں مرثیہ پڑھے تھے۔ ان چیزوں کو آپ یاد رکھیں گے، جتنے بھی شہروں کے نام ہیں، شہروں کے نام ہیں، ان کو آپ یاد رکھیں گے۔ انیس عظیم آباد، اب عظیم آباد کہاں ہے؟ تو پٹنہ میں ہے، یہ آپ یاد رکھیں گے۔ عظیم آباد آتے آتے بنارس میں رک کر مرثیہ پڑھتے تھے۔ شاد عظیم آبادی آپ نے سنا ہوگا، یہ اسی عظیم آباد کی بات یہاں پہ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ انیس نے عظیم آباد کا پہلا سفر 1858 میں یعنی 1858 میں عظیم آباد کے نامی رئیس ہے کیا یہ رئیس نامی رئیس نواب سید قاسم علی خان کے بیٹے سید احمد حسین کی مجلس چہلم میں مرثیہ پڑھنے کی غرض سے کیا تھا۔ پہلا سفر پٹنہ کا کیوں کیا؟ تو مرثیہ پڑھنے کے لیے کیا۔ کس مجلس میں؟ تو چہلم کی مجلس میں۔ کس کی دعوت پر؟ تو ساتھیوں دعوت تو ان کی ہو گئی، نواب سید قاسم علی خان کے بیٹے سید احمد حسین، ٹھیک ہے۔ چلیے ماشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں۔ کیا کمنٹس ہیں آپ کی، کیا دیکھوں؟ آگے دیکھتے ساتھ میر انیس کو شریف العلماء سید شریف حسین خان کی تحریک پر نواب طہور جنگ بہادر نے حیدرآباد مدعو کیا تھا۔ کیا کمنٹس ہے؟ کچھ خاص نہیں۔ چلیے، میر انیس کے لیے پہلے پہل طہور جنگ کے طرف سے بطور نذرانہ 30,000 روپے مقرر ہوئے تھے۔ 30,000 روپے مقرر ہوئے تھے، ٹھیک ہے، جسے انیس نے نامنظور کر دیا۔ بعد میں پھر ساتھیوں اسی کو 40,000 پر منظوری دے دی گئی۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں ساتھیوں۔ انیس نے حیدرآباد کا سفر 1871 میں 6 آدمیوں کے ساتھ کیا تھا، جن میں ان کے 2 بیٹے بھی تھے، رئیس بھی تھے اور سلیس بھی تھے۔ دونوں بیٹوں کے نام ہے یہ۔ چلیے، کہیں ان بیٹوں کا نام نفیس ہے، کہیں جلیس ہے، کہیں رئیس ہے۔ چلیے، انیس نے صرف ایک بار حیدرآباد کا سفر کیا ہے۔ حیدرآباد میں سر آسمان جاہ انیس کے سر پر حیدرآبادی دستار رکھ کر مجلس پڑھنے کی فرمائش اور اس کے سلسلے میں 3,000 روپے کی پیشکش کی تھی، جسے اس نے قبول نہیں کیا تھا۔ چلیں آگے، چلیے ماشاءاللہ
کمنٹس کرتے رہیں ساتھیوں۔ میر انیس نے تنگنائے غزل کی شکایت کی ہے۔ میر انیس نے دعویٰ کیا ہے کہ کیا دعویٰ کیا ہے وہ آپ لوگ پڑھیے یہاں پہ۔ سب سے پہلی بات کہ یہ والی جو لائن ہے آپ کی وہ آپ سے پوچھی جا سکتی ہے۔ میر انیس نے تنگنائے غزل کی شکایت کی ہے، یہ پوچھا جاتا ہے کس نے شکایت کی ہے، ان میں ان صاحب کے بھی نام آتے ہیں، تو اس کو آپ کو ٹک کرنا ہوگا۔ عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، 5ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں۔ سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ اب شبیر سے مراد آپ ہی لوگ بتائیے۔ عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، 5ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں۔ چلیے آگے بڑھے ساتھیوں، کیونکہ اور بھی بہت سارے کام ابھی باقی ہیں آپ کے۔ انیس کے کارنامے، تو میراثی انیس جو ہے یہ کل 6 جلدوں پر ہے۔ کتنے نام کیا ان کا؟ میراثی انیس۔ تو انیس کی میراثی کتنے جلدوں پر ہے؟ تو 6 جلدوں پر مشتمل ہے۔ یہ آپ یاد رکھیں گے ساتھیوں، وی وی آئی بول کر آپ اسی کو ہی یاد رکھیں، یہی کام آنے والا ہے آپ کے لیے۔ چلیے اب ساتھیوں انیس کے مشہور میراثی ایک مصرے، یعنی کہ انیس کے مشہور مرثیے کے ایک مصرے یہاں دیے گئے ہیں، آپ کو یاد رکھنا ہوگا، کیونکہ سوال پوچھا جاتا ہے ایک ہی اسی ایک لائن کو دے کر کے پوچھ لیں گے مذکورہ بالا مرثیہ کس کا ہے، نیچے کی ایک لائن دے کر کے پوچھ لیں گے درج ذیل مرثیہ کس کا ہے، یا پھر آپ کو ساتھیوں ایک لائن یہ دے دیں گے، پوچھیں گے درج بالا مرثیے کا اگلی لائن آپ طے کریں۔ تو کیسے طے کریں گے آپ کو معلوم ہونا چاہیے، یہ سبھی میں نے یہاں مینشن کر دیا ہے۔ جب آپ نوٹ سے لیں گے اور اس کو پڑھیں گے پھر آپ کو دقت نہیں آئے گی۔ چلیے میر انیس کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں کہ میر انیس کے متعلق جو مختلف شعراء کرام کے آراء و خیالات ہیں، قول ہیں، اسٹیٹمنٹ ہیں، خیال ہیں، ان چیزوں کو پڑھتے ہیں۔ آئیے کہنے والا کہہ رہا ہے، کون بے وقوف کہتا ہے کہ تم محض مرثیہ گو یعنی مرثیہ کہنے والے ہو؟ واللہ ثم باللہ، یہ واللہ سمجھتے ہیں؟ واللہ کے مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی قسم، ہے نا؟ تم شاعر اور شاعری کا مقدس تاج تمہارے ہی سر پہ زیب دیتا ہے۔ تم کیا ہو؟ تم شاعر ہو اور شاعری کا مقدس تاج تمہارے ہی سر پہ زیب دیتا ہے، خدا تمہیں مبارک کرے۔ یہ کہنے والا خواجہ حیدر علی آتش ہیں، کس کے متعلق؟ تو اس شخص کے متعلق میر انیس کے۔ چلیے آئیے ساتھیوں، انیس کے ہر لفظ اور ہر محاورے کے آگے سب کو سر جھکانا ہی پڑتا ہے، یہ ساتھیوں علامہ حالی کا قول ہے۔ میر انیس صفائی کلام، لطیف بیان، چاشنی محاورہ، خوبی بندش، حسن اسلوب، مناسبت مقام، طرز ادا اور سلسلہ کی ترتیب میں جواب نہیں رکھتے، محمد حسین آزاد کا قول ہے، خیال ہے، آرا ہے۔ آگے دیکھیں گے حالی اور سیدین۔ اس سیدین سے مطلب کیا سمجھتے ہیں؟ سر سید احمد خان۔ حالی اور سر سید کی نثر کو اخلاقی نثر کا نام دیا جا سکتا ہے، تو پھر انیس کے تمام تر کلام کو یا اس کے بیشتر حصے کو ہم اخلاقی نام سے موسوم کر سکتے ہیں۔ یہ ڈاکٹر مسعود حسین خان کا آراء و خیالات ہیں۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ یہ آپ ایک بار ضرور پڑھیے گا، اور سونے سے پہلے پڑھ لیجئے اور اٹھنے کے بعد ایک بار اس کو پڑھ لیجئے، پھر جو ہے کہ آپ کے دماغ میں یہ چیز بیٹھ ہی جائے گی ایسی جیسا آپ چاہیں گے۔ میر خلیق کا لونڈا آفتیں ڈھا رہا ہے۔ کیا زبان استعمال کیا بھائی، اچھی بات ہے نا؟ میر خلیق کا لونڈا، سنو لونڈو، میر خلیق کا لونڈا آفتیں ڈھا رہا ہے، یہ ساتھیوں حیدر علی آتش کا۔ چلیے انیس کے مرثیوں کو معجز بیانی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ صحرائے کربلا کی دوپہر کی شدت اور رات کے سناٹے کو انیس نے مبصر بولتے ساتھیوں دیکھنے والا، ہے نا؟
मुबसिर के एहसास, देखने के एहसास, और मुसव्विर की नजर से देखा है। मुसव्विर तस्वीर बनाने वाले की नजर से देखा है, या मुबसिर साथियों, एक मिनट, क्या है आपकी कमेंट्स? चलिए खैर, जुड़ते रहें आप लोग। और साथियों, ये जाफर साहब का स्टेटमेंट, अनीस का मरसिया क्या है? मरसिए की एक लाइन आप देख लीजिएगा, ये वाली लाइन, ये आपसे पूछा जा सकता है, आज शब्बीर पे क्या आलमे तन्हाई है। ये लखनऊ से दिल्ली पहुंचा तो शेफ्ता ने कहा कि अनीस ने खामखा पूरा मरसिया लिख दिया, यह एक ही मिसरा काफी था। आज हसन हुसैन पर क्या आलम तन्हाई है, या आज औलादे अली पर क्या आलम तन्हाई है। तो ये एक ही शेर, एक ही लाइन पूरे वाक़ये को, पूरे कहानी को, पूरे किस्से को, या पूरे इबरत मकाम को जो है कि दर्शा देता है। तो फिर पूरे कहने की जरूरत नहीं थी, लेकिन वो बात भी सही है जो इन्होंने कहा है, किन्होंने, शेफ्ता ने कहा, किन्होंने, शेफ्ता ने, ठीक है, इस शेफ्ता को आप याद रखेंगे। ये शेफ्ता ने कहा है कि खामखा अनीस ने पूरा मरसिया लिख दिया, इसी एक लाइन लिखने की जरूरत थी। अब साथियों, आपके पास आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस में एक और है, मिर्जा दबीर साहब। आपकी इजाजत हो तो मैं आगे बढ़ूं, देखता हूं, नजर आपके कमेंट्स में है। अगर आप चाहते हैं अगली क्लास, यानी कि साथियों इसी को अभी इसी वक्त, तो आपको यस टाइप करना है। जल्दी से आप यस टाइप करें, क्या आप आगे क्लास कर सकते हैं या नहीं, जल्दी से बताइएगा। मिर्जा दबीर आप पढ़ना चाहते हैं या आप कल करेंगे? चलिए लाइक कीजिएगा, शेयर करें, ठीक है, फिर साथियों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने अपने फैमिली मेंबर को जोड़ने की कोशिश कीजिए, अपने यार दोस्तों को जोड़िए, और साथियों एक हौसला अफजाई कीजिए, कदम से कदम मिलाकर चलिए, ताकि साथियों हम मजबूत बन सकें, उर्दू को मजबूत कर सकें, जबान मजबूत बने, आप सक्सेस हो जाएं, कामयाबी आपकी कदम चूमे, ये हम सबकी कोशिश होनी चाहिए। नाम साथियों मिर्जा सलामत अली, और तखल्लुस इनका क्या है? दबीर है। देखिएगा, ठीक है, तखल्लुस इनकी क्या है? दबीर है, नाम इनका सलामत अली है। आइए, दबीर साथियों महल्ला बिल्ली मारान, एक दिल्ली में महल्ला है, जिससे ये लगा हुआ किससे है? तो ये लाल डिग्गी दिल्ली में 11 जमादिउल अव्वल 1218 मुताबिक 29 अगस्त 1803 में पैदा हुए। कहां पैदा हुए हैं? दिल्ली में। दिल्ली में किस जगह? बिल्ली मारान। और किससे मुत्तसिल? लाल डिग्गी। कब पैदा हुए हैं? तो 29 अगस्त 1803 साथियों। चलिए, दबीर का इंतकाल लखनऊ में 1875 में, 1875 मुताबिक 1292 हिजरी में हुआ है। यहां पहले जो है कि ईस्वी है, पहले ईस्वी है और बाद में यहां पे हिजरी है, याद रखेंगे। दबीर के वालिद का नाम मिर्जा गुलाम हुसैन था। मिर्जा दबीर के आबा व अजदाद का वतन शिराज ईरान था। दबीर के जद्द आला मुल्ला अहले शिराजी मुसन्निफ मसनवी सहरे हिलाल, जब पढ़ेंगे समझ में आइए आपको, सहरे हिलाल के मुसन्निफ कौन है? तो मुल्ला शिराजी के बिरादर आइनी मुल्ला हाशिम शिराजी थे। दबीर 7 बरस की उम्र में, कितने? 7 बरस की उम्र में दिल्ली से लखनऊ चले आए थे और महल्ला नखास के मकान में रहने लगे थे। ये कुछ लाइनिंग है जो पूछे नहीं जाते और कुछ पूछे भी जाते हैं। मिर्जा दबीर दिन में सिर्फ एक बार गिज़ा तनाउल करते थे। कितना कम खाने वाले लोग थे, आज हम लोग 3-3 बार खा के भी भूखे रह जाते हैं, उन्होंने एक बार खाया करते थे। और ऐसा झंडा गाड़े जो अभी तक बिना पढ़े हम लोग एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते। कमाल है ना, एक बार खा करके भी वो लोग झंडा गाड़ चुके हैं। मिर्जा दबीर दिन में सिर्फ एक बार गिज़ा तनाउल करते थे और रात में सिर्फ क्या करते थे? चाय पीते थे।
दबीर के दरसी तालीम के असातिज़ा मौलवी जामिन, मौलवी मिर्जा काजिम, मुल्ला मुजतहिद माजंदानी, मौलवी फिदा अली अखबारी थे। ठीक है साथियों, दबीर ने 11-12 बरस की उम्र में 1230 में 1230 है 1230 में दबीर ने 11-12 साल की उम्र में यानी 1230 में अपने वालिद के साथ मीर मुजफ्फर हुसैन ज़मीर की खिदमत में हाजिर होकर उनकी शागिर्दी इख्तियार की थी। इसी तरह साथियों, मीर मुजफ्फर हुसैन ज़मीर ही ने मिर्जा सलामत अली का तखल्लुस दबीर तजवीज़ फरमाया था। नासिख ने किसका तखल्लुस तजवीज़ फरमाया है? अभी आपने पढ़ा है अनीस का, है ना? याद है आपको? नहीं है? चलिए ऐसे ही पूछ लेते हैं ताकि मुझे याद रहे। मीर मुजफ्फर हुसैन ज़मीर फखरन साथियों, है ना, फखरन अपने आप को उस्ताद दबीर कहते थे और क्या कहा करते थे कि पहले तो ये शहरा था कि ज़मीर आया है, पहले तो ये मशहूर था कि ज़मीर आया है, लेकिन अब कहते हैं कि उस्ताद दबीर आया है। ठीक है साथियों, दबीर ने 12 साल की उम्र में मरसिया कहना शुरू कर दिया था। कितने साल की उम्र में? 12 साल की उम्र में। दबीर की शादी इंशा की हकीकी नवासी और सैयद मासूम अली की बेटी से हुई थी। दबीर के 2 लड़के मिर्जा मोहम्मद जाफर ओज और मिर्जा मोहम्मद हाशिम उतारद और एक लड़की भी थी इनको। चलिए आगे बढ़ेंगे। दबीर गाजिउद्दीन हैदर के तख्त नशीनी के वक्त 11 बरस के थे और उनके इंतकाल के वक्त ये 24 साल के थे। जब तक लखनवी सल्तनत कायम रही, दबीर मुल्क के ओद से कहीं बाहर नहीं गए। ऐसा नहीं है कि उनको बाहर से बुलावा नहीं आया, लेकिन जब भी आया है तो इनकार किया है। दबीर ने सीतापुर, लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद, फैजाबाद, अजीमाबाद के मजलिसों में मरसिया पढ़ते थे। मिर्जा दबीर ने अजीमाबाद का सफर पहल नवाब जाफर हुसैन खान फैज की इस्तदा यानी फैज की दावत पर, फैज के बुलाने पर 1276 हिजरी मुताबिक 1859 में किया था। आप इसको पढ़ लीजिएगा क्योंकि क्लास लंबी होती जा रही है और आप लोगों की बेरुखी बढ़ती जा रही है। मिर्जा दबीर ने मीर अनीस की तारीख विसाल कही थी और उसे मीर बाकर ताज के इमाम बारा के मजलिस में पढ़ा था। दबीर ने कलकत्ता का सफर आंखों के इलाज की गरज से वाजिद अली शाह के बुलाने पर 1290 हिजरी मुताबिक 1874 में किया था। ये सभी सन वफात तारीख याद रखेंगे। चलिए साथियों, दबीर के कारनामे देख लेते हैं। इससे पहले साथियों एक बार फिर, अगर आपने अभी तक नहीं किया है लाइक तो कर लीजिए, नहीं किया है शेयर तो कर दीजिए, और साथियों नहीं बने हैं पेड तो साथियों कर दीजिए, बन जाइए साथियों हमारा ऑफिशियली मेंबर। क्या इरादा, बनना है कि नहीं? जल्दी से कीजिएगा। दबीर के साथियों सिर्फ 2 कसीदे मिलते हैं, एक फारसी में मुंतजिमुद्दौला की तारीफ में, दूसरे उर्दू में जो महाराजा चंदूलाल की तारीफ में है। ठीक है, आगे देखेंगे साथियों। दबीर की 3 मसनवियां मिलती है। कितनी? 3। दबीर की सिर्फ 3 मसनवियां मिलती हैं, 2 जो कि छपी है, एक छपी भी, 2 मतबूआ है और एक गैर मतबूआ है। पहली मसनवी साथियों अहसनुल क़सस है। इसमें दबीर ने 14 मासूमीन के हालात और विलादत के फजाइल और मुअजिज़ात को नज़म किया है। मुहस्सनी मसनवी क्या है? नाम क्या है? अहसनुल क़सस। लिखने वाला कौन है? दबीर। उस मसनवी में क्या है? तो 14 मासूमों के हालात हैं, हालात भी हैं, विलादत भी है, फजाइल भी है, मुअजिज़ात भी है। चलिए अगली जो मसनवी है जिसको जानना जरूरी है, मेराज नामा। लिखने वाला इनका भी दबीर है। इसमें वाक़िए मेराज को नज़म के तौर पर पेश किया गया है। वाक़िए मेराज को तफसील से लिखा गया है, नज़म किया गया है।
नंबर 3 पर मसनवी मुमताज नामा, इनके बारे में कोई डिटेलिंग नहीं है, तो पूछे भी नहीं जाएंगे। चलिए साथियों, दबीर के मशहूर मरासी के एक एक मिसरे, यानी दबीर के जितने मशहूर मरसिये हैं उनके एक एक मिसरे यहाँ पे दिए गए हैं। सवालात इन्हीं में से किसी एक को उठाकर आपसे पूछ लिया जाएगा, फिर आप अपने कान को खुजाते रहेंगे, किधर की नहीं, क्या है कि नहीं, है ना। चलिए, ये जब आपको नोट्स मिले तो फिर वहां पढ़ने की आप कोशिश कीजिएगा, थोड़ा मेहनत के साथ, तो आपको याद रहेगा। दबीर के मुतालिक मुख्तलिफ आराओ ख्यालात हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे। जब आप लोग आ गए हैं, थोड़ा और दिलचस्पी लीजिए, इंशाल्लाह टाइम से पहले ही क्लास आपकी मुकम्मल हो जाएगी। बस आपको लाइक शेयर कर देना है और सब्सक्राइब तो कर ही लेना है। और साथियों 90459787 और 47 पे एक बार राब्ता जरूर कर लेना है अपने किसी भी इम्तिहानात की तैयारी के लिए। दबीर का रंग सियाह होने की वजह से मीर अनीस उन्हें हजरत यूसुफ कहते थे। कमाल है ना। किसी का तारीफ इस तरह से भी की जाती है, किसी की तारीफ, इसको आप तारीफ कहेंगे, तौज़ीह कहेंगे, तो क्या कहेंगे। दबीर का रंग कैसा था? काला, और काला होने की वजह से जो मीर अनीस, जिसे आपने पहले पढ़ा, बब्बर साहब, ये बब्बर साहब क्या कहते हैं उनको? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम काले थे। यूसुफ तो हुस्न का एक पैकर थे, दुनिया में वाहिद वो शख्स थे यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते। और तशबीह किसको किससे दे रहे हैं, यानी एक काले शख्स को एक सबसे खूबसूरत शख्स से तस्बीह दी जा रही है। ठीक है, देखिएगा, वाजिद अली शाह ने दबीर के बारे में लिखा है। क्या लिखा है ये देखिएगा, लिखा ये था कि मैं कमसिनी से आशिक नज़्मे दबीर हूं, वल्लाह लुत्फ़े शायर में उसके असीर हूं। ये कौन लिखा है? कौन लिखा है भाई? वाजिद अली शाह। तो आपके एग्जाम में एग्जामिनर इतना उठा करके दे देंगे, पूछेंगे ये किसने लिखा है और किसके लिए लिखा है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं क्लास भी कीजिए और नोट्स भी पढ़िए। गालिब ने दबीर के कुछ बंद पढ़कर कहा था, वाकई ये हक मिर्जा दबीर का है, दूसरा इस राह में कदम नहीं उठा सकता। किसने कहा था? गालिब ने कहा था। किसके लिए कहा था? दबीर के लिए कहा था। और क्या कहा था कि वाकई ये हक मिर्जा दबीर का है, इस राह में कदम कोई दूसरा उठा नहीं सकता। क्या देखूं मैं आपके कमेंट्स, देख लेते हैं एक बार। है इरादा पढ़ने के आप लोगों के कि नहीं, समझ में नहीं आ रहा। चलिए, सलामत अली सा तबीयत दार खलाक मजामीन ना हुआ होगा, बला की तबीयत पाई है। लतीफ़ तखय्युल यही है कि शायर जो दावा करे उसे साबित करे। क्या साबित किया है? ये साथियों नासिक का कौल है। अनीसो दबीर ने उर्दू रुबाई निगार की शर्म रख ली, ये इमदाद इमाम असर ने इस बात को कही है। ख्याल आफरीनी, वक्त पसंदी, जिद्दत इस्तिआरात, इख्तिराए तशबीहात, शिद्दत मुबालिगा उनकी शायरी की खुसूसियात है। ये स्टेटमेंट साथियों अल्लामा शिबली ने कहा है। ठीक है, तो साथियों जल्दी से बताइएगा कैसा रहा आज का ये क्लास। आज आपने साथियों, आज आपने पढ़ा है मीर अनीस को और साथियों मिर्जा दबीर को, इन दो को आप लोगों ने पढ़ा है। और साथियों मरसिया की पूरी तारीफ, मरसिया की तारीफ आपने पढ़ी है। मरसिया कहते किसके हैं और मरसिया के कितने हिस्से होते हैं। तो कितने हिस्से होते हैं मरसिया के? 8, ये आपको मालूम हो गया होगा, है ना। तो ये तमाम चीजें आज आपने पढ़ी है। कैसा रहा आज का ये क्लास? क्योंकि कभी कभी
प्रॉब्लम की वजह से क्लास बीच में नहीं हो पाती है, उसके लिए मैं माजरत हूं। लेकिन इसीलिए उन्हीं चीजों को देखते हुए आज 2 पॉइंट को एक साथ लेकर के आने का मकसद ही ये है, आपका टाइम जो कल नुकसान हुआ आज उनकी भरपाई हो जाए। तो ये नोट्स आपको मिल जाएगा, आप उनको पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। इस नोट्स को लेने के लिए आपको एक बार राब्ता जरूर करना पड़ेगा। जो पेड मेंबर में है उनको जरूरत नहीं है, जो विदाउट पेड नंबर में साथ जो पेड मेंबर नहीं है वो एक बार राब्ता करके आप इस नोट्स को हासिल कर लेंगे। आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस साथियों आज मर्सिया का मुकम्मल हो चुका है। कल इसी मर्सिया के बारे में एक मॉक टेस्ट हम लाने वाले हैं। इसी मर्सिया को लेकर के एक मॉक टेस्ट लाने वाले हैं। इनमें सभी साथी की शिरकत चाहिए। एक मॉक टेस्ट लाने वाले हैं साथियों, एक मॉक टेस्ट। ठीक है, क्या आप सभी साथी तैयार हैं इस मॉक टेस्ट के लिए? जिस तरीके से कसीदा पढ़कर कसीदा का मॉक टेस्ट आप लोगों ने दे दिया, इसी तरह मर्सिया पढ़कर मर्सिया के एक मॉक टेस्ट आप लोग दे दीजिए। उसके बाद इसी तरीके से हम क्लास लेते रहेंगे। फिर प्रैक्टिस सेट का वक्त आएगा, वो भी ले लिया जाएगा। परेशानी किसी बात की नहीं है। आपको किसी बात की परेशानी, दर्द, समस्या, तकलीफ हो तो अभी लाइव में पूछ लें। ये पूछना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। कैसा रहा साथियों आज की ये क्लास? दीजिए हमें इजाजत। अल्लाह हाफिज।